हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं दैट इज मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसे हम मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हैरी मैक्स मार्कोविट्स इन द ईयर 1952। सो बेसिकली इन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर में दैट इज पोर्टफोलियो सिलेक्शन, जो कि जर्नल ऑफ फाइनेंस में पब्लिश हुआ, उसमें ये थ्योरी दी, दैट इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। उन्होंने फाइनेंस वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ एसेट्स को रैंडमली मिक्स करना नहीं होता, राइट। उसके पीछे एक साइंटिफिक मैथमेटिकल प्रोसेस होता है। और इसी कंट्रीब्यूशन के लिए मार्कोविट्स को 1990 के अंदर नोबेल प्राइज अवार्ड मिला। ठीक है। सो 1990 में उन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड मिला। So this was the first formal model showing how investors choose a portfolio by balancing expected return and risk variance। ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट मॉडल था जिसमें उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर्स जो हैं एक पोर्टफोलियो कैसे सिलेक्ट करते हैं, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाते हैं। तो वो बेसिकली रिस्क एंड रिटर्न को देखते हैं। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, जिसे हम वेरिएंस भी बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो बेसिकली मीन जो इनका रिटर्न होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। एंड जो हमारा रिस्क है दैट इज वेरिएंस। ठीक है। इसीलिए इस मॉडल को मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल भी कहा जाता है। सो दिस मॉडल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, and it laid the foundation for modern finance theory. Now, the core problem that Markowitz solved. देखिए, मार्कोविट्स एक सिंपल बट पावरफुल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते थे। इन्वेस्टर कैसे डिसाइड करें कि कौन से एसेट्स को कंबाइन करें ताकि उन्हें हाईएस्ट पॉसिबल जो है रिटर्न वो मिले, बट विद द लोएस्ट रिस्क, राइट। पहले इन्वेस्टर सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स देखते थे कि इसका रिटर्न ज्यादा है तो ये ले लेते हैं, इसका रिस्क कम है तो ये वाला ले लेते हैं। पर मार्कोविट्स ने बताया पोर्टफोलियो का रिस्क सिर्फ इंडिविजुअल एसेट्स का रिस्क नहीं होता। एसेट्स एक दूसरे के साथ कैसे मूव करते हैं, उनका कोरिलेशन, इन्होंने कोरिलेशन पर स्ट्रेस करा, राइट। हमारे पास मान लीजिए कि अपने पोर्टफोलियो में 5 एसेट्स हैं। ठीक है। नाउ इट डजंट डिपेंड कि ये वाली से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, और इसका रिस्क कम है, ये वाली भी हमें ज्यादा रिटर्न देगी, रिस्क कम है। ठीक है। इंडिविजुअल्स जो एसेट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इनके आपस में जो कोरिलेशन है इनके बीच, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कुछ एसेट्स तो ऐसी होनी चाहिए कि हाई हाई रिस्क है, साथ में उनका रिटर्न भी हाई है, बट ये क्या होंगी, काफी रिस्की होंगी। तो हमारे पोर्टफोलियो में इस तरीके की भी एसेट्स होनी चाहिए जिसका लो रिस्क हो, ठीक है, बेशक से लो रिटर्न हो बट स्टेबल रिटर्न हो। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो हमारा पोर्टफोलियो है, बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा होगा, जो इनके आपस के कोरिलेशन को देखकर बनाया गया होगा। ठीक है। तो उन्होंने कोरिलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कोरिलेशन को गेम चेंजर भी कहा। ठीक है। So investors face two competing goals: maximize return and minimize risk. ठीक है। Before Markowitz, there wasn't a clear quantitative way to trade off these two goals across many assets. Markowitz provided the first formal framework to do this by mean variance optimization. इन्होंने इस मॉडल को mean variance optimization मॉडल भी कहा, right? Now, what is Markowitz model? The Markowitz model, जिसे हम modern portfolio theory भी कहते हैं, is the model that helps us to choose the best combination of assets by maximizing the return, minimizing the risk. And in this model, diversification जो होता है वो deliberately use किया जाता है, randomly use नहीं किया जा सकता. And this model changed the investing from a guessing game to a science of optimal decisions. Now, assumptions of Markowitz theory. ठीक है। सबसे पहली assumption जो है दैट इज मीन रिटर्न एंड रिस्क मैटर।
Investors evaluate investments based on their mean return and risk. Investors care only about the expected return and risk variance. अगर जिस भी हमारे पोर्टफोलियो में हमारा रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा होगा एंड रिस्क जो है हमारा मिनिमाइज हो रहा होगा, उसी को इन्वेस्टर्स जो है प्रेफर करेंगे. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स. यही बात कि इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्क को कम से कम करना चाहते हैं एंड इन्वेस्टर्स प्रेफर लेस रिस्क फॉर द सेम रिटर्न. दे एक्सेप्ट हायर रिस्क ओनली इफ अगर उन्हें उस एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिले, राइट. नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स. इन्वेस्टर्स जो होते हैं दे एम टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी विच बैलेंसेस रिटर्न एंड रिस्क. तो बेसिकली रिटर्न एंड रिस्क जो है वो बैलेंस होने चाहिए एंड उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए. यूटिलिटी इज अ मैथमेटिकल वे टू combine the desire for return with aversion to risk. नेक्स्ट इज कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी मैटर्स. मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे पास 5 सिक्योरिटी हैं तो हम सिर्फ उनका इंडिविजुअल रिटर्न एंड रिस्क नहीं देखेंगे, बल्कि उनके वो किस तरीके से सिक्योरिटीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उस चीज को भी देखेंगे. तो कोरिलेशन जो है वो काफी इम्पोर्टेंट. इस थ्योरी ने बताया कि कोरिलेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है, अगर कोरिलेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है एसेट्स जो है दे मूव टुगेदर, राइट. अगर कोरिलेशन नेगेटिव है एसेट्स में मूव अपोजिट. ठीक है, अगर कोरिलेशन जो जीरो है एसेट्स मूव इंडिपेंडेंटली. ये उनके थ्योरी ने बताया. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस रिस्क. ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि जब से हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है तब से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है हमारे रिस्क को स्प्रेड आउट कर देता है. मान लीजिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी का स्टॉक ले रखे हैं, सारे के सारे अपने सारे पैसे उसी कंपनी के अंदर लगा रखे हैं. मान लीजिए उस कंपनी को लॉस हो गया तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा. लेकिन यही अगर हम डिफरेंट एसेट्स के अंदर अपने जो पैसे हैं वो लगाएं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा रिस्क स्प्रेड आउट हो जाएगा. सो combining assets that are not perfectly correlated reduces the portfolio risk. Risk is less than the weighted average of individual asset risk. This is the core magic of the Markowitz portfolio theory. उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके की अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके के एसेट्स, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज रखने चाहिए जिसमें जो कोरिलेशन है दैट इज नेगेटिव. कि अगर एसेट्स अगर एक में हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो दूसरे में कम रिटर्न मिले. ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में हमें रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है. ठीक है, एंड बेसिकली ऐसा करने से जो हमारा वेटेड एवरेज रिस्क होगा इंडिविजुअल एसेट के, उसके कंपैरेटिवली हमारा पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो काफी कम रहने वाला है. तो कोरिलेशन उन एसेट्स के बीच में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर. इन्होंने एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन से पॉइंट पे होगा, एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है इसके बारे में भी हमें बताया. उन्होंने क्या बताया कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो वो होगा जो कि जिसमें हाईएस्ट रिटर्न रहेगा. ठीक है, एंड रिस्क जो है वो एट अ लेवल सेम रहेगा. ठीक है, सेम लेवल ऑफ रिस्क पर मान लीजिए दो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं. ठीक है, सेम लेवल ऑफ रिस्क है उस पे, बट एक कम रिटर्न दे रही है और एक ज्यादा रिटर्न दे रही है, तो इन्वेस्टर हमेशा इसको चूज करेगा. लेकिन मान लीजिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमें सेम लेवल ऑफ रिटर्न दे रहे हैं. ठीक है, तो इन्वेस्टर कौन से एवेन्यू में अपना पैसा लगाएगा जिसमें भी कम रिस्क होगा. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि रिस्क जो है इसमें कम है तो इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा लगाएगा अगर दोनों ही सेम लेवल ऑफ रिटर्न जो है वो हमें ऑफर कर रहे हैं. तो दैट विल बी द एफिशिएंट पोर्टफोलियो. ठीक है, नेक्स्ट इज एफिशिएंट फ्रंटियर. एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ कर्व दैट इज फॉर्म इन रिस्क रिटर्न स्पेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी. ठीक है, एफिशिएंट फ्रंटियर के हर एक पॉइंट पर क्या होते हैं, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज होते हैं. ठीक है, सब एफिशिएंट पोर्टफोलियोज को अगर एक कर्व की फॉर्म में बना दिया जाए दैट इज एफिशिएंट फ्रंटियर. ठीक है, दैट इज एफिशिएंट फ्रंटियर.
नेक्स्ट इज द बिग आइडिया बिहाइंड द मॉडल। तो देखिए मार्कोविट्स का बिगेस्ट आइडिया क्या था कि वी मस्ट नॉट जस्ट चूज द स्टॉक्स। ठीक है, हमें सिर्फ स्टॉक से चूज नहीं करने बल्कि हमें पोर्टफोलियोज चूज करने हैं। ठीक है, एक स्टॉक रिस्की हो सकता है लेकिन जब आप 10 से 20 स्टॉक्स को कंबाइन करते हो तो पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिस्क होता है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस होता चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्राइस मूवमेंट्स कैंसिल ईच अदर आउट। कुछ स्टॉक्स गिरते हैं तो कुछ स्टॉक्स बढ़ते भी तो है। ठीक है, तो उनका जो नेट इफेक्ट रहता है वो क्या होता है? नेट इफेक्ट में हमारी जो ओवरऑल रिस्क है, टोटल रिस्क है, वो कम होता जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मार्कोविट्स ने बताया कि हमें सिर्फ रिटर्न ही नहीं देखना बल्कि हमें रिस्क भी देखना है व्हेन पिकिंग द इन्वेस्टमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स, जो कि कोरिलेशन होता है, वो अल्टीमेटली हमारा ट्रू पोर्टफोलियो रिस्क बताता है। नेक्स्ट इज की कंसेप्ट ऑफ द मॉडल। द फर्स्ट की कंसेप्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, जो कि हम कैसे निकालते हैं इनका वेटेड एवरेज करके। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम मीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला इन्होंने वेटेड एवरेज करा है एंड इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का एंड देन सबको कंबाइन कर दिया है, तो हमारे पास पोर्टफोलियो का क्या निकल जाएगा? रिटर्न निकल जाएगा। नेक्स्ट इज की कंसेप्ट ऑफ द मॉडल में रिस्क। ठीक है, रिस्क को हम वेरिएंस से रिप्रेजेंट करते हैं। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो इज नॉट द वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल रिस्क। ठीक है, ओनली वेटेड एवरेज नहीं होता बल्कि पोर्टफोलियो वेरिएंस में हम इंडिविजुअल रिस्क एंड उनके बीच पे जो कोरिलेशन है दोनों को ही कंसीडर करते हैं। कोरिलेशन इज द हार्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। हम जस्ट देखिए, हम रिटर्न निकालते हुए तो वेटेड एवरेज करते हैं इंडिविजुअल जो रिटर्न्स है उनका, लेकिन इन वाइल कैलकुलेटिंग द रिस्क, रिस्क मतलब वेरिएंस। ठीक है, हम इंडिविजुअल जो रिस्क होते हैं उनका ओनली वेटेड एवरेज नहीं करते हैं, हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल रिस्क एंड उनके बीच में कोरिलेशन को। ठीक है, नाउ क्योंकि हम इसमें मीन मतलब कि रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न को कंसीडर करते हैं एंड रिस्क मतलब कि वेरिएंस दोनों को ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम इसको मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल भी कहते हैं। नाउ व्हाई डाइवर्सिफिकेशन वर्क्स इन दिस मॉडल, कि डाइवर्सिफिकेशन इस मॉडल में मतलब क्या रोल प्ले करता है, क्यों काम करता है? डाइवर्सिफिकेशन तभी काम करता है जब एसेट्स की कोरिलेशन बेसिकली या तो लो हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, देयर अप्स एंड डाउन्स पार्शियली कैंसिल ईच अदर। ठीक है, उन अगर एसेट्स के जो अप्स एंड डाउन्स है वो बेसिकली अगर एक दूसरे के इफेक्ट को पार्शियली कैंसिल कर सके, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है? ड्रॉप होता चला जाता है। ठीक है, and return stays the weighted average. Thus, diversification reduces risk without reducing the expected return. Right? तो देखिए इन्होंने यहाँ पर आप देखिए डाइवर्सिफिकेशन जो है हमारा अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस करता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, when assets do not move perfectly together, और ये कब हो पाता है? जब assets जो हैं perfectly together ना मूव कर पा रहे हो, मतलब कि उनके बीच का जो कोरिलेशन है या तो नेगेटिव हो या फिर लो कोरिलेशन उनके बीच देखने को मिले। आप देख सकते हैं when correlation R is लो मतलब कि 0 to 0.3 में है तो हम स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बट अगर इनके बीच जो कोरिलेशन है वो जीरो है तो हम वेरी स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बट अगर इनके बीच जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स हमें मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। राइट? Combined portfolio volatility becomes lower than the weighted average of the individual volatilities. Right? कि जो कंबाइंड पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी जो रिस्क है वो लोअर हो जाता है एज कंपेयर टू अगर हम उनका वेटेड एवरेज ले इंडिविजुअल वॉलेटिलिटीज का। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू से भी आगे मतलब एक समझेंगे। कोरिलेशन डायरेक्टली डिटरमिन्स द रिस्क रिडक्शन स्ट्रेंथ। नाउ एफिशिएंट फ्रंटियर जिसे हम
मतलब कहते हैं कि हमारे पूरे मॉडल का एक कोर है। फ्रॉम ऑल पॉसिबल पोर्टफोलियोज सम आर बेटर देन द अदर्स। ठीक है। एफिशिएंट फ्रंटियर एक कर्व होता है जो बताता है सेम रिस्क के लिए हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न या फिर सेम रिटर्न के लिए लोएस्ट पॉसिबल रिस्क। फ्रंटियर के जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, फ्रंटियर के जो नीचे वाले एरिया है, नीचे वाले पोर्टफोलियोज हैं, दे आर इनएफिशिएंट। ठीक है, ये इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज होते हैं, सब ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज होते हैं, क्योंकि आप सेम रिस्क के लिए बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं, राइट। बट फ्रंटियर के जो ऊपर वाले पोर्टफोलियोज हैं, ऊपर वाले पोर्टफोलियोज, दे आर इनफिजिबल पोर्टफोलियोज। ठीक है, आप उनको अचीव ही नहीं कर सकते। नाउ ये जो फ्रंटियर के यहाँ पर फ्रंटियर पर एग्जैक्टली फ्रंटियर पर जो पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, ये जो होते हैं, ये बेसिकली बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियोज होते हैं। एंड इन्हीं पोर्टफोलियोज को एफिशिएंट फ्रंटियर जो है वो दिखाता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, from all the possible portfolios some are better than the other, the Markowitz model identifies the best possible portfolios। एंड यही जो बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियोज होते हैं, यही हमारे एफिशिएंट फ्रंटियर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दीज पोर्टफोलियोज गिव हाईएस्ट रिटर्न फॉर अ गिवन रिस्क या फिर लोएस्ट रिस्क फॉर अ गिवन रिटर्न। अगर कुछ भी इस एफिशिएंट फ्रंटियर के नीचे वाले एरिया के अंदर है, ठीक है, कोई भी पोर्टफोलियो अगर हमारे एफिशिएंट फ्रंटियर के नीचे वाले एरिया के अंदर है, दैट मीन्स वो सब ऑप्टिमल एरिया है। ठीक है, इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो है। बट इसके ऊपर वाले एरिया में जितने भी पोर्टफोलियोज होंगे, दे आर ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज a curve that shows the best possible portfolios। ठीक है, वो क्या होता है हमारा efficient frontier। It represents portfolios that provide maximum return for a given risk or minimum risk for a given return। All portfolios below the curve are inefficient, portfolios above the curve are not feasible। Investors should only choose portfolios on the frontier। Next is टू एसेट मार्कोविट्स एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, दो एसेट्स हैं, एसेट ए एंड एसेट बी। एसेट ए से हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलता है? 10%। ठीक है, एंड बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 15%। राइट। नाउ एसेट ए जो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम रिस्क भी कहते हैं, ठीक है, वो कितना है? 0.10। बट इन केस ऑफ एसेट बी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0.20। कोरिलेशन दोनों ही केस के अंदर कितना है? 0.2 एंड 0.2। नाउ केस वन, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है? 10%। राइट। केस टू के अंदर हमारे पास क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 20%। करेक्ट। नाउ हम केस थ्री एक लेते हैं। ठीक है, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि पोर्टफोलियो वेट्स भी गिवन है। ठीक है, वेट ऑफ एसेट इज 0.5, वेट ऑफ एसेट बी इज 0.5। अब ना केस थ्री लेते हैं, जिसमें दोनों ही जो एसेट है उसका 50% एंड 50% पार्ट जो है हम लेंगे। ठीक है, और हमने एक पोर्टफोलियो बना लिया है, दैट इज 50% ए एसेट में पैसा लगाएंगे एंड 50% बी एसेट में पैसा लगाएंगे। नाउ अब हम पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 0.5, ठीक है, इनटू 0.10 जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है एसेट ए से, देन 0.5 वेट ऑफ एसेट बी इनटू 0.15 जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है एसेट बी से। इससे हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया 0.125, जिसे हम 12.5% कह सकते हैं। राइट। नाउ स्टेप टू इज कोवेरियंस कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे? कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो हमारा रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज नहीं होता है। उसमें हमने बात करी थी कि हम
इंडिविजुअल रिस्क का स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे एंड कोवेरिएंस भी देखेंगे, राइट। तो हमने कोवेरिएंस निकालते हैं। कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे? कोरिलेशन को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोरिलेशन हमारा 0.2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट ए, जिसे हम रिस्क ऑफ एसेट ए भी कह सकते हैं, 0.10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसेट बी हमारा 0.20 है एंड इससे हमारा कोवेरिएंस आ गया 0.004। नाउ नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो का वेरिएंस, ठीक है। अब पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे निकालेंगे? देखिए 0.5, ठीक है, जो कि हमारा एसेट का एसेट ए का वेट है, ठीक है, इनटू मतलब 0.5 का स्क्वायर इनटू हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था एसेट ए के केस में दैट वाज 10%, ठीक है, वो हम 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका भी स्क्वायर कर देंगे, देन ऐड करेंगे वेट ऑफ एसेट बी उसका स्क्वायर इनटू रिस्क ऑफ एसेट बी उसका स्क्वायर एंड देन यहाँ पर जो है हम 2 इंटू 0.5 वेट ऑफ एसेट ए इंटू वेट ऑफ एसेट बी इंटू जो हमने कोवेरिएंस निकाला था दैट इज 0.004, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो पोर्टफोलियो वेरिएंस आया दैट इज 0.0145। नाउ स्टेप 4 इज पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद हम इसका, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाला है, वेरिएंस निकाला है, एंड वेरिएंस का अगर हम रूट कर दें तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि एक्चुअल में रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब पोर्टफोलियो रिस्क दैट इज 12.042%। हमारे पास पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया दैट इज 12.042%। नाउ अब हम सिंपल वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं रिस्क का, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्क को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो टोटल रिस्क कितना आता है, तो हम निकालते हैं। अगर देखिए 0.5 इंटू फर्स्ट एसेट का रिस्क कितना था 10% प्लस 0.5 इंटू सेकेंड एसेट का रिस्क दैट इज 20%। तो हमारे पास टोटल रिस्क ऐसे कितना आ गया, अगर हम इनका वेटेड एवरेज निकाले तो 15% आ गया, राइट। बट हमने अभी कंबाइंड पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला और इनके बीच में हमने कोरिलेशन को कंसीडर करके रिस्क निकाला दैट इज 12.042%। तो देखिए अगर हम कंबाइंड पोर्टफोलियो रिस्क निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिस्क क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो हम इस तरीके की एसेट्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर डालेंगे जो कि जिनके बीच नेगेटिव कोरिलेशन हो, ठीक है, या फिर कोरिलेशन जो है वो कम हो, ठीक है। Now, why is it smaller? Because A and B are not moving in perfect sync. Perfect sync में तो move नहीं करी ना, इनका correlation 0.2 है, ठीक है। This mismatch makes the combined portfolio more stable, ठीक है। ये इससे आपको prove हो गया। तो देखिए इस टेबल को भी देख लीजिए, ठीक है, कि अगर हम केस ए देखें तो हमारे पास रिटर्न कितना आ रहा था 10%, मतलब सारा पैसा हम 100% पैसा अगर हम ए एसेट में हमने लगा दिया तो हमें रिटर्न कितना मिल रहा है 10%, रिस्क कितना मिल रहा है 10%, ठीक है। तो ठीक है, लो रिस्क है, लो रिटर्न है, राइट। अगर हम सारा पैसा बी एसेट में लगा दें तो हमारे पास देखिए रिस्क जो है 20% हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क है, और रिटर्न बढ़ जाता है बट रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिटर्न हमारा 15% हो जाता है बट विद द हायर रिस्क, ओके। नाउ केस 3 हमने बनाया, जब हम एक पोर्टफोलियो बनाए एंड दोनों ही एसेट को 15 जो 50-50% है दोनों ही एसेट का, हम बोले ठीक है 50% हम पैसा ए में लगाए एंड 50% पैसा हम बी में लगाए, तो रिटर्न जो है हमारा वो कितना हो जाता है 12.5, दैट इज ग्रेटर देन द 10%। हमारा रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ रिस्क भी हमारा कम हो जाता है, दैट इज लेस देन द 20%, राइट। तो हम कहीं ना कहीं इस बीच वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, है ना। तो हम आधा पैसा यहाँ लगाकर आधा पैसा यहाँ लगाकर हम अपने रिस्क को कम कर पाते हैं एंड रिटर्न को बढ़ा पाते हैं, ठीक है।
देखिए, यूटिलिटी एनालिसिस इन मार्कोविच पोर्टफोलियो थ्योरी। यूटिलिटी एनालिसिस बताता है कि कौन सा पोर्टफोलियो किस इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, हर एक इन्वेस्टर दो चीजों को कंपेयर करता है, दैट इज रिटर्न जो है वो हायर होना चाहिए एंड रिस्क क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यूटिलिटी बेसिकली इन्वेस्टर की सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आइए इसको पढ़ भी लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन एमपीटी, इन्वेस्टर्स आर अज्यूम टू बी द यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स। हमने जब अजम्पशंस करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टर जो होते हैं दे आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स। यूटिलिटी रिप्रेजेंट्स द सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, सेटिस्फेक्शन या प्रेफरेंस जो कि इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो से कमाता है। इट कंबाइंस रिटर्न एंड रिस्क इनटू अ सिंगल मेजर। बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको हमेशा ही रिटर्न्स क्या चाहिए होते हैं, हायर चाहिए होते हैं एंड दे डिसलाइक रिस्क। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है इस यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर डिफरेंट पोर्टफोलियोज को उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क के बेसिस पर रैंक करते हैं। दिस अलाउज द इन्वेस्टर टू चूज द बेस्ट पोर्टफोलियो दैट गिव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज रिस्क एवर्जन। हर एक इन्वेस्टर का जो रिस्क एवर्जन लेवल है वो डिफरेंट होता है। कुछ एक इन्वेस्टर लो रिस्क एवर्जन शो करते हैं, दे आर विलिंग टू टेक मोर रिस्क बट विद हायर रिटर्न। बट कुछ एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे आर हाईली रिस्क एवर्स, दे प्रेफर सेफर पोर्टफोलियोज। उनको सेफ पोर्टफोलियोज जो है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे उनमें रिटर्न कम हो बट दे मस्ट बी सेफ। Utility analysis incorporates this preference to guide portfolio selection। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस डिफरेंट रिस्क एवर्जन लेवल के अकॉर्डिंग ही क्या करती है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सो देयर मे बी थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। कुछ एक इन्वेस्टर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ रहा है तो दे ऑल्सो वांट हाई रिटर्न फॉर द सेम। कुछ एक इन्वेस्टर रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें रिस्क लेना पसंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स। उनको रिस्क से मतलब ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं मतलब पड़ता। ठीक है, उनका सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस क्या होती है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की तरफ मतलब होता है कि उनको रिटर्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए, रिस्क से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आइए इनको पढ़ते हैं। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, दे प्रेफर लेस रिस्क फॉर द सेम रिटर्न, दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट हायर रिस्क ओनली इफ अगर उन्हें हायर रिटर्न भी मिले। मोस्ट कॉमन अजम्पशन जो है हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो की थ्योरी में क्या पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। ठीक है, यूटिलिटी डिक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीजिंग रिस्क। जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन्वेस्टर्स की यूटिलिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट इज रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर, दे प्रेफर हायर रिस्क इवन इफ रिटर्न इज सेम और स्लाइटली लोअर। कि अगर रिटर्न बेशक से कम आ रहा है, ठीक है, चाहे सेम ही उन्हें रिटर्न मिल रहा है, बट उन्हें क्या चाहिए होता है, हायर रिस्क होता है। नाउ उनको हाई रिस्क लेने से ही क्या मिलती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है। इंडिफरेंस कर्व्स स्लोप द अपोजिट वे कंपेयर टू द रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स का जैसा इंडिफरेंस कर्व होता है, इनका जस्ट अपोजिट होता है। दीज इन्वेस्टर्स में चूज पोर्टफोलियो विद हायर वेरिएंस इंटेंशनली। ठीक है, ये वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये ऐसा ही पोर्टफोलियो चूज करते हैं जिसमें हायर वेरिएंस हो। हाई वेरिएंस का मतलब हाई रिस्क हो। रिस्क सीकिंग बिहेवियर इज रेयर, ठीक है, बट ओनली they can occur in speculative or gambling like situations. Next is risk neutral investor, they care only about the expected return, उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से फर्क पड़ता है। they ignores risk, utility is directly proportional to return। ठीक है, हायर रिटर्न मतलब हायर यूटिलिटी चाहे उसमें रिस्क कितना भी हो। इंडिफरेंस कर्व्स आर फ्लैट लाइन, इनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किस तरीके का बनता है, फ्लैट लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्क, वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिटर्न, एंड इनका जो इंडिफरेंस कर्व होएगा दैट इज फ्लैट लाइन। ठीक है, नाउ इनका की आइडिया क्या है, रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स आर मैथमेटिकली सिंपलर बट अनरियलिस्टिक इन रियल मार्केट। ठीक है, बिकॉज मोस्ट पीपल डिसलाइक रिस्क। ठीक है, रिस्क न्यूट्रल तो आजकल के जमाने में काफी मतलब बहुत रेयर ही लोग होते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल अलोकेशन लाइन।
तो CAL एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कनेक्ट करती है रिस्क फ्री एसेट्स को, ठीक है, एंड रिस्की ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज को. तो the capital allocation line represents all possible combination of a risk free assets जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, ठीक है, a risky portfolio often the market portfolio in CAPM, ठीक है. जो कैपिटल अलोकेशन लाइन का स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शार्प रेशो. आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें हम शार्प रेशो के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. जिस पॉइंट पर CAL एफिशिएंट फ्रंटियर को टच करता है उसी पॉइंट को कहते हैं टेंजेंसी पोर्टफोलियो. ये मार्केट का बेस्ट पॉसिबल रिस्की पोर्टफोलियो होता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concepts in portfolio theory because it shows how investors can choose a mix of risk and return that matches their preference. नाउ कैपिटल एलोकेशन लाइन में टेंजेंसी पोर्टफोलियो, अगेन मैं आपको बताती हूँ टेंजेंसी पोर्टफोलियो क्या होता है. जिस पॉइंट पर CAL एफिशिएंट फ्रंटियर को टच करता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंसी पोर्टफोलियो, ठीक है. This is important because it is the only portfolio on the efficient frontier that gives highest possible Sharpe ratio. ठीक है, ये क्या करता है, ये वाला जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉसिबल शार्प रेशियो देता है, ठीक है. प्रोवाइड्स द बेस्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ and it represents the optimal risky portfolio, meaning no other combination of risky assets can offer a better return for the same level of risk, ठीक है. Every Russian investor, regardless of risk preference, will combine risk-free assets, this tangency portfolio, to build their final portfolio. In simple words, the tangency portfolio is the single most efficient risky portfolio available in the entire market. ठीक है, जब हमारा MPT इनिशियली आई थी बेसिकली उसमें रिस्क फ्री एसेट्स की बात नहीं थी, बट लेटर ऑन जैसे जैसे हमारी जो थ्योरीज डेवलप होती गई, बाद में रिस्क फ्री एसेट्स का कंसेप्ट आया एंड बाद में कैपिटल एलोकेशन लाइन का कंसेप्ट आया. नाउ अगेन आते हैं हम अपने यूटिलिटी एनालिसिस की तरफ, ठीक है. इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं दे बेसिकली प्रेजेंट्स द पोर्टफोलियो जो कि इक्वल यूटिलिटी ऑफर करते हैं, ठीक है. ईच कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न दैट द इन्वेस्टर कंसीडर्स इक्वली अट्रैक्टिव. अब पहले यहाँ पे देखिए जो रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है. नाउ जो हाई रिस्क एवर्जन जिन इन्वेस्टर में देखने को मिलता है उनका इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता है. देन मॉडरेट रिस्क एवर्जन, और जैसे जैसे रिस्क एवर्जन लेवल उनका कम होता जाता है, ठीक है, तो और ज्यादा फ्लैट होता जाता है ना. कुछ एक इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, दे आर रिस्क लवर, ठीक है, रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स. तो इनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है दैट इज अपोजिट देन द रिस्क एवर्ज, जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे जस्ट अपोजिट इनका जो इंडिफरेंस कर्व है वो देखने को मिलता है. आप देख सकते हैं जो भी रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स है उनका इस तरीके से कर्व जा रहा है, लेकिन जो रिस्क लवर है या फिर रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर्स हमने पढ़े थे तो उनका इंडिफरेंस कर्व क्या है, अलग है, ठीक है. हम कौन सा पोर्टफोलियो चूज करेंगे जो कि ये एफिशिएंट जो फ्रंटियर है, ठीक है, एंड जो हमारी देखिए ये कैपिटल एलोकेशन लाइन है, ठीक है, इसमें बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियोज है, ठीक है. दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स द एफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है, एंड ये हमारे क्या है, इंडिफरेंस कर्व है डिफरेंट इन्वेस्टर्स के. जस्ट अ सेकेंड, देखिए जो आप ये देख पा रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व है किसी इन्वेस्टर का, ठीक है, ये हमने सेकंड वाला इंडिफरेंस कर्व है किसी इन्वेस्टर का. नाउ कैपिटल एलोकेशन लाइन जो है ये क्या है, एफिशिएंट फ्रंटियर, ठीक है. नाउ दे आर इंटरेक्टिंग एट दिस पॉइंट बी, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा जहां पर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा हमारे एफिशिएंट फ्रंटियर की, ठीक है. Every curve shows a combination of risk and return that the investor considers equally attractive. The optimal portfolio is where indifference curve is tangent to the efficient frontier.
This represents the highest possible satisfaction given the available portfolios. आप देख सकते हैं अनलीवरेज एंड लीवरेज दो केस हैं, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियोज जो है उसमें बोरोइंग अगर नहीं है, हमने कुछ भी बोरो नहीं करा, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो पोर्टफोलियो दैट इज अनलीवरेज पोर्टफोलियो। बट अगर हमने उसमें बोरो करके भी पैसा लगाया है, ठीक है, दैट इज लीवरेज पोर्टफोलियो। अनलीवरेज पोर्टफोलियो में रिस्क लो से मीडियम के बीच में रहता है, बट रिटर्न भी फिर लो से मीडियम के बीच में ही रहता है। नाउ इसमें कैपिटल अलोकेशन लाइन जो है दैट इज बिलो टेंजेंसी, ठीक है। बट लीवरेज पोर्टफोलियो में हमारे पास हाई या वेरी हाई रिस्क होता है, रिटर्न भी हाई या वेरी हाई होता है, एंड इसका जो कैपिटल एलोकेशन लाइन का अगर हम पोर्शन देखें दैट इज अबव टेंजेंसी, ठीक है, वो वाला पोर्शन कैपिटल एलोकेशन लाइन का रिप्रेजेंट करता है। नाउ स्ट्रेंथ्स ऑफ मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी, क्या क्या स्ट्रेंथ है मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी की, देखिए। सबसे पहला है इंट्रोड्यूस अ साइंटिफिक अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। इससे पहले किसी ने भी एक साइंटिफिक अप्रोच, एक मैथमेटिकल अप्रोच किसी ने भी नहीं दी थी, ठीक है। जस्ट जो हम अपने पोर्टफोलियो डिजाइन करते थे या फिर जो भी हम पैसा हम इन्वेस्ट करते थे, दैट वाज बेस्ड ऑन द इंट्यूशन एंड द एक्सपीरियंस। देयर वाज नो क्वांटिटेटिव या डेटा ड्रिवन डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स का यूज नहीं था, ठीक है। तो ये वाला जो मार्कोविट्ज पोर्टफोलियो थ्योरी है, इसने डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, एंड इसने बताया कि हम किस तरीके से हम अपना एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लियर फोकस ऑन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। द मॉडल हाईलाइट्स दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मस्ट कंसीडर expected return and risk variance, and this helps investors make more structured decision instead of just guessing. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की पावर बताई, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जिस भी जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है डिफरेंट, हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होने चाहिए उनका कोरिलेशन अगर लो है या नेगेटिव है या जीरो है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। कोरिलेशन पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बेस्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है ऐसा करके हमें मिल जाता है। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेट्स कोरिलेशन बिटवीन एसेट्स। वही बात की इन्होंने कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस को यूज करा, ठीक है। ये बताया कि किस तरीके से एसेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और किस तरीके से वो पोर्टफोलियो की डिजाइन को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द एफिशिएंट फ्रंटियर। बेस्ट जो पोर्टफोलियोज हैं, ऑप्टिमल पोर्टफोलियोज हैं, वो आइडेंटिफाई करने में एफिशिएंट फ्रंटियर हमारा हेल्प करता है, ठीक है। These portfolios give maximum return for the minimum risk, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने दो केसेस बताए कि हम या तो फिर गिवन लेवल ऑफ रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न कमा सके या फिर मिनिमम गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पर मिनिमम रिस्क ले सके। दिस हेल्प्स इन्वेस्टर चूज द बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस, ठीक है। इन्होंने रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियोज बताए, ठीक है, कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके का होना चाहिए रिस्क सीकिंग, एंड देन फिर हमने एक और केस पढ़ा था कि रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स का। नाउ ये वाली जो पोर्टफोलियो थ्योरी है दैट इज applicable across different asset class, stock पर, bond पर, mutual funds, ETFs, commodities, real estate, international assets. It works for small investors as well as large institutions. इट फॉर्म्स अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फाइनेंस मॉडल, ठीक है। बहुत सारे जो मॉडर्न मॉडल्स है जैसे CAPM है, शार्प रेशो है, ब्लैक डिटरमिनेंट मॉडल है, रिस्क पैरिटी स्ट्रेटजीज है, रोबो एडवाइजरी एल्गोरिदम्स है, ठीक है। इनका जो फाउंडेशन है, इनका बेस किसने तैयार किया? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ने। It helps the investors understand risk reduction mathematically. This model clearly quantifies how much risk reduces, how correlation affects risk, how combining different assets changes the portfolio. So this mathematically clarity improves financial decision making. Next is useful for the long term investment planning, ठीक है। This model focuses on the allocation and diversification, and ये model basically retirement planning, pension funds, sovereign wealth funds, endowment funds, ठीक है, इनको डिजाइन करने में बहुत हेल्प करता है। These institutions rely heavily on MPT principles. Now next topic is limitations of the Markowitz model, ठीक है। स्ट्रेंथ है इसकी तो साथ में साथ
कुछ एक लिमिटेशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है, इट अज्यूम्स रिटर्न्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इन रियल मार्केट ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मार्केट में क्रैशेस भी होते हैं, बहुत मतलब अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। रिस्क इज नॉट फुली कैप्चर्ड बाय द वेरिएंस अलोन, दिस मेक्स द मॉडल अंडर एस्टिमेट रियल वर्ल्ड रिस्क। नेक्स्ट इज रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। ठीक है, अगर हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, देन हर एक का वेरिएंस चाहिए, फिर कोवेरिएंस चाहिए हर एक पेयर के बीच में। स्मॉल पोर्टफोलियोज के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारा पोर्टफोलियो काफी ज्यादा लार्ज है तो जो कैलकुलेशंस है वो काफी ज्यादा हो जाती हैं। गैदरिंग एंड अपडेटिंग दिस ह्यूज डेटा सेट इज डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज एस्टिमेट्स आर अनस्टेबल एंड हाईली सेंसिटिव टू द स्मॉल एरर्स। अगर छोटे से भी एरर्स हों तो वो काफी ज्यादा जो हमारे पोर्टफोलियो है, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है, उसको काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट चेंज वेट एलोकेशंस मेक द मॉडल अनरिलायबल इन रियल टाइम इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज इग्नोर्स टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मार्केट फ्रिक्शंस। इन्होंने बिल्कुल टैक्सेस को इग्नोर कर दिया। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे कि ब्रोकरेज कॉस्ट है उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, these real world frictions reduce the actual return, but MPT ने इसे totally ignore कर दिया। Next is assumes investors behave rationally. The model assumes investors always prefer more return and less risk. ठीक है, लेकिन आप लॉजिकली सोचिए। ठीक है, don't act emotionally, don't panic during the market crashes, but behavioral finance shows investors are often emotional, overconfident, driven by fear or greed. Human behavior doesn't match the model assumption. ठीक है, इन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स हमेशा रिस्क कम लेंगे, रिटर्न हाई लेंगे, लेकिन ये बिहेवियरल फाइनेंस को बिल्कुल भूल गए। ठीक है, बिहेवियरल फाइनेंस पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, उस एस्पेक्ट को इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट इज अज्यूम्स बोरोइंग एंड लेंडिंग एट रिस्क फ्री रेट। ठीक है, इन्होंने क्या अज्यूम करा कि जो इन्वेस्टर है बोरो अनलिमिटेड मनी, ठीक है, at the risk-free rate and lend unlimited money at the same rate. But in reality borrowing rates जो होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं, lending rates जो होते हैं वो लो होते हैं। This is no true risk-free rate. This makes the capital allocation line unrealistic in the practice. कुछ एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है एमपीटी के कि म्यूचुअल फंड कंस्ट्रक्शन में, ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड डिजाइनिंग में, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज बनाने में, पेंशन फंड मैनेजमेंट में, रोबो एडवाइजर्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट टूल्स में, रिस्क पैरिटी एंड मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज बनाने में काफी हेल्प करती है। So that was all about today. Thank you so much for watching this session. I hope this lecture on Markowitz portfolio theory helped you understand the foundation of modern investment science. अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आगे उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बेसिकली थ्योरी आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। Your time and attention truly mean a lot. If you found this session helpful, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि कोई और टॉपिक पर एक वीडियो लाई जाए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।